चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें भारत के उस गहरे अतीत में ले जाएगा। एक ऐसा समय सोचिए जब लिखने की कला थी ही नहीं। ये कहानी है प्रागैतिहासिक भारत की, वो कहानी जो कभी लिखी नहीं गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि जब कुछ लिखा ही नहीं गया, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उस समय के बारे में हमें पता कैसे चलता है? भाई, ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है और आज हम मिलकर इस गुत्थी को सुलझाएंगे। तो सबसे पहले अपनी पड़ताल के पहले कदम में ये समझते हैं कि ये जो शब्द है प्रागैतिहास, इसका आखिर मतलब क्या है और ये इतिहास से अलग कैसे है। देखिए, सीधी सी बात है, प्रागैतिहास मतलब वो बहुत बहुत लंबा दौर जब इंसानों को लिखना नहीं आता था। तो फिर हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? किताबों से तो नहीं, बल्कि पत्थर के औजारों से, जमीन के नीचे दबे सुरागों से। अच्छा, तो इस टाइमलाइन को देखिए, ये चीजें काफी साफ कर देती हैं। सबसे पहले है प्रागैतिहास, मतलब कोई लिखावट नहीं, जीरो। फिर आता है आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। यहाँ सीन थोड़ा दिलचस्प है, मतलब यहाँ के लोगों ने खुद तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके पड़ोसियों ने, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता ने, इनके बारे में लिखा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। और फिर आखिर में आता है इतिहास, जहां से हमें लिखी हुई चीजें, रिकॉर्ड्स सब मिलने लगते हैं। ठीक है, तो टाइमलाइन तो अब हमारे दिमाग में सेट हो गई है। तो अब बात करते हैं उन जासूसी औजारों की, वो टूल्स जिनकी मदद से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस इस अनलिखी कहानी के टुकड़ों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले सुराग मिलते हैं जमीन के नीचे से, जिन्हें हम कहते हैं गैर साहित्यिक स्रोत, मतलब पुरातत्व, यानी खुदाई में जो भी चीजें मिली। फिर सिक्के, जो उस जमाने के ट्रेड, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि राजाओं के बारे में भी बताते हैं। और हाँ, शिलालेख, पत्थर या मेटल पर उकेरे गए लेख, जो उस समय के शाही फरमान या बड़ी बड़ी उपलब्धियों का कच्चा चिट्ठा होते हैं। अच्छा, जमीन के नीचे से तो सुराग मिल गए। दूसरे टाइप के सुराग मिलते हैं किताबों में, यानी साहित्यिक स्रोत। इनमें धार्मिक ग्रंथ आते हैं, जैसे वेद या त्रिपिटक, कानून की किताबें और कविताएं भी हैं। और तो और जो विदेशी यात्री भारत आए, जैसे ग्रीक या चीनी, उन्होंने जो कुछ भी देखा सुना वो सब लिख डाला। इन सब से भी हमें पुराने समय के समाज की एक झलक मिल जाती है। तो चलिए अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, पाषाण युग। कोशिश करते हैं ये जानने की कि उस वक्त जिंदगी कैसी थी। यकीन मानिए, ये दौर इंसानी कहानी की सबसे बड़ी क्रांति का दौर था। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे लंबे दौर से, पूरा पाषाण युग। सोचिए, ये आइस एज का जमाना था, चारों तरफ बर्फ। ऐसे में जिंदगी का बस एक ही मतलब था, एक ही मकसद, किसी भी तरह जिंदा रहना, सर्वाइवल। इस दौर में इंसान एक जगह टिककर नहीं रहता था, घूमंतू था। कभी गुफाओं में तो कभी नदी के किनारे। जिंदगी चलती थी शिकार करके और जंगल से फल फूल इकट्ठा करके। उनके औजार, वो क्वार्ट्जाइट नाम के पत्थर से बने होते थे, एकदम खुरदुरे और भारी। खेती करना या मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब उन्हें बिल्कुल नहीं आता था। पूरा पाषाण के बाद आता है अगला दौर, मध्य पाषाण युग। अब यहाँ क्या हो रहा था? आइस एज खत्म हो रही थी, मौसम गर्म हो रहा था। तो अब इंसानों के सामने एक नई चुनौती थी, इस बदलते माहौल में खुद को ढालना, यानी अडैप्ट करना। और इसी जरूरत ने एक बड़े आविष्कार को जन्म दिया, माइक्रोलिथ्स। ये क्या थे? ये छोटे, नुकीले और बहुत शार्प पत्थर के औजार थे। इनसे छोटे मोटे जानवरों का शिकार करना एकदम आसान हो गया। और सबसे कमाल की बात, इसी दौर में इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। और हमारा सबसे पहला साथी कौन बना? कुत्ता। लोग अब धीरे धीरे एक जगह पे थोड़ा ज्यादा वक्त बिताने लगे थे, मतलब सेमी परमानेंट बस्तियां बनाने लगे थे। और फिर आता है नवपाषाण युग। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये भी एक क्रांति, एक असली रेवोल्यूशन, जिसने इंसानी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो पल था जब इंसान फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया। मतलब खाने के लिए भटकने की बजाय अब वो खुद खाना उगाने लगा। खेती का आविष्कार हो चुका था, रागी, गेहूं, कपास, ये सब उगाया जाने लगा। औजार भी अब बेहतर हो गए, ज्यादा शार्प, ज्यादा पॉलिश्ड। मिट्टी के बर्तन बनने लगे, खाना पकाने के लिए, अनाज स्टोर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, लोग अब मिट्टी की ईंटों के घरों में एक जगह बसकर रहने लगे थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस पूरे बदलाव का निचोड़ है, पूरा पाषाण से नवपाषाण तक का सफर।
यानी एक फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बनने का सफर। बस इसी एक बदलाव ने, इसी एक क्रांति ने हमारी पूरी सभ्यता की नींव रख दी। तो पत्थर का जमाना तो हो गया, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इंसान अब एक कदम और आगे बढ़ता है, और ये है टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी छलांग, मेटल यानी धातु की खोज। ये इनोवेशन की एक नई सुबह थी। इस दौर को हम कहते हैं ताम्रपाषाण युग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर। तो ये वो दौर था जब पत्थर और तांबा दोनों का इस्तेमाल हो रहा था। यहीं पर इंसान ने पहली बार मेटलर्जी के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इस समय के लोग कॉपर को पिघलाकर औजार और हथियार बनाने में एक्सपर्ट हो गए थे। वे गांव जैसी बस्तियों में रहते थे, जहां घर मिट्टी की ईंटों और फूस की छतों के बने होते थे। खेती भी करते थे और एक खास किस्म के बर्तन बनाते थे, काले और लाल रंग के। एक और दिलचस्प बात, घरों के साइज में जो फर्क दिखता है, उससे ये अंदाजा लगता है कि समाज में ऊंच नीच या असमानता की शुरुआत भी शायद यहीं से हो रही थी। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक स्याह पहलू है। इतनी तरक्की के बावजूद एक बहुत दुखद बात ये थी कि इस दौर में बच्चों की मौत की दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। ये बात हमें याद दिलाती है कि तरक्की कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। तो अब हम अपनी कहानी के आखिर में आ पहुंचे हैं। चलिए अब इन सभी युगों को जोड़ते हैं उस पॉइंट से जहां से लिखा हुआ इतिहास शुरू होता है। तांबे के बाद आया लोहा यानी आयरन एज, और लोहे की खोज ने तो सब कुछ बदल दिया। खेती और लड़ाई के तरीकों में एक क्रांति आ गई। अब समाज और बड़े और कॉम्प्लेक्स होने लगे। ये प्रागैतिहास का आखिरी दौर था। इसने एक पुल का काम किया जो हमें सीधा महाजनपदों के दौर में ले जाता है, जहां बड़े बड़े राज्य थे और जहां से हमें पहली बार लिखित रिकॉर्ड्स मिलते हैं। और यहीं से वो इतिहास शुरू होता है जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं। तो ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ज़मीन के नीचे दबी हमारे अतीत की और कितनी ही अनकही कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रही हैं। कौन जाने अगली कोई खोज हमारे इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दे।